Hello everyone, myself Anamika Vishwakarma. I am the student of BSc second year. Today I am going to tell about the general conditions for stability of a body resting on another one. तो चलिए इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, जिसमें पहला स्फीयर है जो कि एक रेस्ट कंडीशन पे है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। वहीं दूसरा स्फीयर है जो कि स्मॉल आर रेडियस का है और ये इस स्फीयर की ऊपर लाई कर रहा है। ये रेस्ट पे है, पर इसको अगर ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ये अपनी कंडीशन चेंज कर देता है। तो चलिए समझते हैं। पहले हमने समझा कि जो हमारा पॉइंट है वो इस तरह है, ये हमारा सिस्टम है, लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी। ऑन गिविंग द स्लाइड डिस्प्लेसमेंट, जरा सा अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर ये ऐसे आ जाता है। तो हमारा पहले जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो इसके साथ में था, पर अब हमें नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया है और हम इसी कंडीशन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं अपने पिक्टोरियल डायग्राम से। लेट अस कंसीडर दैट दिस वन इज़ द लोअर बॉडी जिसका रेडियस कैपिटल आर था, वहीं जो ऊपर वाली बॉडी इसका रेडियस स्मॉल आर था। ये एंगल θ1 फॉर्म कर रहा है और ये एंगल 5 फॉर्म कर रहा है। और ये इनिशियल कंडीशन में ऐसे था कि ये एक बॉडी रेस्ट पे थी नीचे वाली, और ये ऊपर वाली कंडीशन C1 इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द अपर बॉडी टू द लोअर बॉडी एंड इट शिफ्ट्स टू C2। और जो हमारा C1 पॉइंट था वो ऊपर चला गया था, अभी हमने देखा था अपने स्फेयर्स के थ्रू में। C1 डैश इधर आ गया और वहीं G1 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इनिशियल कंडीशन में, और वो शिफ्ट होके G1 डैश हो जाता है। तो चलिए इसके हम समझते हैं कि आखिर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अ बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स बॉडी, द पोर्शन ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बीइंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर एंड आर रिस्पेक्टिवली एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ स्फीयर बीइंग वर्टिकल। यानी कि जो दोनों सेंटर्स को इनिशियल कंडीशन में ज्वाइन कर रही है वो लाइन हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ रही है। If the first body is slightly displaced to find whether the equilibrium is stable or unstable, the two bodies being rough to prevent standing. Let us suppose O and O dash are the centers of lower and upper bodies respectively. हमने माना O dash O लोअर बॉडी का सेंटर था और O डैश हमारा अपर बॉडी का सेंटर था, जो कि शिफ्ट होकर अब O डबल डैश हो जाता है। लेट अस सपोज इफ बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस, हमने बॉडी को ज़रा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, जैसे कि हमने अभी देखा था O डैश से हमारा O डबल डैश मिला, G1 पॉइंट से G1 डैश पॉइंट मिलता है और C1 से C1 डैश। तो अब हम हमारे एजम्पशंस मानते हैं, हमने कंसिडरेशन किया है कि जो C1G है वो H हो जाता है, C1G वो H G1 H हो जाएगा। एंगल C1OC2 ये हमारा थीटा है, और वही एंगल C1 डैश O डबल डैश C2 ये हमारा फाई हो जाएगा, और एंगल C1 डैश O डबल डैश और A ये हमारा, क्योंकि ये थीटा ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा एंगल θ+φ बन जाता है। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने जितना डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा देखेंगे कि ये C1 और C1 C2 की आर्क लेंथ सेम होगी, क्योंकि जितना बॉडी इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलने में गया, उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर भी उठा है, पॉइंट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो आर्क C1 C2 इक्वल्स टू आर्क C1 डैश और ये C2 हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा। और आर्क C1 C2 इक्वल्स टू आर थीटा और C1 डैश C2 इज इक्वल्स टू आर फाई। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसी की हेल्प से हमने ये फॉर्मुलेशन दी है। तो हम यहाँ से देखेंगे हमारे फाई की वैल्यू आर थीटा अपॉन आर आ जाए। अब हम लेट कर रहे हैं जेड। जेड क्या है हमारा? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेकन, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेकन। तो जेड क्या हो जाएगा? O डबल डैश A माइनस O डबल डैश G1 cos θ+φ। पिक्चर की हेल्प से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा O डबल डैश कहाँ पे? O डबल डैश A से कितना माइनस करेंगे? O डबल डैश G1 cos θ+φ। तो अब हम देखते हैं O डबल डैश A इक्वल्स टू O डैश cos थीटा माइनस C1 डैश O डबल डैश माइनस C1 डैश
g1 कॉस थीटा प्लस फाई। ओ डबल डैश ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसकी हेल्प से हमने ये इसकी वैल्यू निकाल दी, और इस ओ डबल डैश जी1 को हम लोग ओ डबल डैश सी1 माइनस जी1 सी1 जी1 डैश, इसको ऐसे इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है। इसको हम ओ डबल डैश, क्योंकि आर प्लस आर है, ओ डबल डैश की वैल्यू आर प्लस आर, तो ओ डबल डैश आर प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर माइनस एच कॉस थीटा प्लस फाइव। हमने इस डिस्टेंस को एच माना, तो ये वाली डिस्टेंस भी तुम्हारे पास एच ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सी1 के बीच में एच डिस्टेंस, तो सी1 डैश और जी1 डैश के बीच में भी एच डिस्टेंस, तो स्मॉल आर माइनस एच हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव। तो आर प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर माइनस एच कॉस थीटा प्लस आर, सिंस फाई इज इक्वल्स टू आर थीटा पर आर। हमने यहाँ पे अभी निकाल रखा है फाई की वैल्यू हमारी, ठीक है, तो हमने वहीं पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिया है। उसके बाद में आर प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर माइनस एच कॉस थीटा आर प्लस आर। अब हम क्या मानते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, फॉर इक्विलिब्रियम dz by d theta equals to 0. So r plus r minus sin theta plus r minus h sin theta r plus r upon r, और यहाँ पे r plus r equals to 0। हमने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो उसके बाद में हमें ये रिजल्ट मिला। इनिशियली एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, आर प्लस आर माइनस साइन थीटा प्लस आर माइनस एच साइन थीटा आर प्लस आर अपॉन आर इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको दोबारा से ऑन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग for d2z d theta square equals to 0, we have d2z d theta square to r plus r minus cos theta plus r minus h cos theta r plus r, और यहाँ से r plus r अपॉन r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डी ऑन इनिशियल कंडीशन अगर इस पर हम अप्लाई करते हैं, डी थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, उस केस में माइनस आर प्लस आर माइनस एच प्लस आर अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आर प्लस आर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर आर प्लस आर, हमारे पास ये रिजल्ट आता है स्क्वायर आर प्लस आर माइनस का एच। तो अगर हम देखते हैं हमारा जो मेन रिजल्ट होगा वो हमारी इस कंडीशन पे आएगा, अगर आर स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई आर कैपिटल आर अपॉन आर, अगर ये ग्रेटर होता है एच से, या फिर अगर हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन एच ग्रेटर देन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो उस केस में हमारी ये कंडीशन हो जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। और अगर यहीं पे स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस आर इज लेस देन एच, और 1 अपॉन एच इज लेस देन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन, तो उस केस में यही कंडीशन आती है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की।
तो यही हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें अनस्टेबल और अनस्टेबल की प्रॉब्लम्स को करने में हेल्प करता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.